बातें मुलाकातें क्रम में आज हमारे स्टूडियो में हैं हमारे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी। डॉक्टर साहब बहुत ही सहज, सरल और आम जनमानस के बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं। लोगों को बड़े करीब से समझना, लोगों के दर्द को बांटना, लोगों की खुशियों को बढ़ाना, सपने दिखाना जीवन के। जी हाँ, मेडिकल साइंस में जीवन की आस और जीवन के प्रति विश्वास ये महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जब आदमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा होता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी जितनी भी ख्याति है वो सब कुछ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आई और आप एक सर्वप्रिय प्रशासक भी रही हैं। लोग आपको बहुत चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की जिंदगी को सहज बनाने में, लोगों को जीवन के प्रति आस जगाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपकी। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज आमंत्रित करा है इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। मैं बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे में अंदर ये एक संभावना थी कि मैं कुछ लोगों के लिए करूं। जब मैंने क्लास 12th पास करा तब तक मुझे केमिस्ट्री का बहुत शौक हो गया था, बहुत अच्छी लगती थी। पर 12th के बाद मेरा तुरंत ही CPMT के थ्रू एडमिशन हो गया, वो भी किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज। उस समय उसको मेडिकल कॉलेज था वो। तो एक बारी जब आप भर्ती हो जाते हैं, आपको पोस्ट मिल जाती है, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी शुरुआत जो है वो किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में MBBS से शुरू हुई। फिर वहीं से मैंने MD मेडिसिन में करा। और चूंकि मुझे शोध का बहुत शौक था और मेरे दिमाग में था कि जो मेडिकल लोग शोध करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मैनकाइंड पे होता है। तो मैंने नो डाउट अपने MD के बाद DM ज्वाइन करा संजय गांधी PGI में, बट साथ साथ मैंने विदेश भी अप्लाई करा था। और DM के ठीक 10 महीने बाद मुझे लेटर आया कि मुझे स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप मिला है स्टॉकहोम कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जाने के लिए। वो संस्थान है जहाँ से नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। तब तक मुझे फैकल्टी भी मिल गई थी किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में, मेडिसिन विभाग में UPPSC से। उन्होंने फिर मुझे स्टडी लीव दी कि DM अपना जाके कंप्लीट कर सकती हूँ। बट DM कंप्लीट ना करते हुए मैंने वो स्कॉलरशिप लिया अपना स्वीडन जाने के लिए, और वहाँ गई हायर ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ पे 9 महीने के अंदर उन लोगों ने कहा PhD करिए, बिकॉज उन देशों में, स्कैंडिनेविया में, हर मेडिकल स्टूडेंट जो फैकल्टी पाना चाहता है, फैकल्टी पोजीशन, उसको PhD करना पड़ता है। तो 9 महीने बाद वहाँ PhD प्रोग्राम में मैं एंगेज हो गई और वापस मुझे 1.5 साल बाद आना पड़ा, क्योंकि मैंने केवल 1.5 साल की छुट्टी ली थी। बट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने एक रिकॉर्ड क्रिएट करा कि मुझसे कहा, नहीं, आप इंडिया चले जाइए, अपनी कंट्री में आपको जाने की इच्छा है, हम लोग इसको प्रमोट करना चाहते हैं और कोलैबोरेटिव बेसिस में आ जाके आप अपनी PhD कंप्लीट कर सकती हैं। तो मैं वापस आ गई 1.5 साल बाद 1992 में, और उसके बाद मैंने कई ट्रिप्स लगाए छोटे छोटे पीरियड्स के लिए, 2-2, 3-3 महीने के लिए, और अपनी PhD फाइनली मैंने 1996 में कंप्लीट करी। आकाशवाणी स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। एक डॉक्टर की जीवन यात्रा, लेकिन जीवन यात्रा में शुरू से आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? किसने प्रेरित किया? इतनी बड़ी उपलब्धियों के पीछे कौन रहा? मेरे पिताजी थे और कुछ हद तक मेरी मदर भी थी। मेरे फादर एक ट्रू साइंटिस्ट थे और हम लोग उस एटमॉस्फेयर में बड़े हुए जो साइंस का एटमॉस्फेयर था। और मेरी मदर खुद डॉक्टर थी, उन्होंने भी MD मेडिसिन से करा था। सो वो पूरा एटमॉस्फेयर जो घर में था वो पढ़ाई लिखाई का था। और उन दोनों से, स्पेशली फादर से, मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ कि मैं मेडिसिन करूँ। वो बहुत एक
नोबल इंसान भी थे, जिनके लिए साइंस के साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो इसीलिए मुझे बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनने की, और साथ साथ साइंस अपनी मेडिसिन के साथ कंबाइन करने की। आपके रिसर्च और खासतौर से इनोवेशंस यानी नए अनुसंधान से जुड़े रहने के पीछे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत आपके पिताजी रहे। क्या करते थे वो? He was a medicinal chemist and into new drug discovery. आप लोग ने एक दवा का नाम सुना होगा, दवा क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, सेंट क्रोमान, सहेली के नाम से और छाया के नाम से इस कंट्री में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में है। और ये वंस अ वीक नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसके पीछे जिसकी सिंथेसिस मेरे फादर ने करी थी। तो उनसे मैं बहुत प्रेरित थी साइंस के लिए। एक आशावादी बेटी जिसने अपने पिता को देखा और आशाएं जगी, एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता की उपलब्धियों से अपने जीवन की उपलब्धियों को जोड़ा। सचमुच बहुत ही खुश नसीब होंगे वो माता पिता जिन्होंने अपने सपने आप में जोड़े। वैसे वो हमारी समझ से कहीं किसी पद पर भी रहे? जी, वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में 10 साल डायरेक्टर थे और उससे पहले हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री थे। एक गौरवान्वित बेटी और एक गौरवमय इतिहास रचने वाले पिता और एक ऐसा परिवार जिसने जन सामान्य के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। निस्संदेह डॉक्टर साहब, यह सब कुछ एक समाज के लिए आदर्श है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो पूरा परिवार मिल के करता है और निस्वार्थ करता है। बिल्कुल, जनसेवा का कार्य। कहते हैं डॉक्टर साहब कि आदमी बनना कुछ चाहता था, बन कुछ और गया, पाना कुछ चाहता था, मिल कुछ और गया, खोना कुछ चाहता था, लेकिन खोया नहीं बल्कि और भी कुछ पा लिया। एक अधूरी दास्तां, एक पूरी दास्तां जो मन में कभी याद आती है, ऐसी घटना जो कभी आपको आह्लादित कर दे, कभी आपको प्रसन्नचित कर दे या कभी आपको सपनों से भर दे। आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। ऐसी बहुत बारी घटनाएं हुई हैं, बट एक मैं महत्वपूर्ण घटना बताना चाहूँगी। मैंने जब 1993 में संजय गांधी पीजीआई ज्वाइन करा तो मैंने अपनी पीएचडी इम्यूनोलॉजी में करी थी और मैंने वहाँ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग ज्वाइन करा, जिस समय उसके अध्यक्ष थे लीड डॉक्टर एस अग्रवाल। आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। उनके बल पे हमारा संजय गांधी, वो डॉक्टर छाबड़ा, डॉक्टर बीबी सेठी ने संजय गांधी पीजीआई बनाया था जी। वो समय विभाग अध्यक्ष थे क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के। डॉक्टर अग्रवाल ने मेरे ज्वाइन करने के बाद ही मुझे एक चुनौती दी, बिकॉज आई लव्ड इम्यूनोलॉजी और मुझे अपना रिसर्च मेडिसिन के साथ काम करना था, इसीलिए मैंने पीएचडी इम्यूनोलॉजी ज्वाइन करी। उन्होंने कहा कि इम्यूनोलॉजी तो इम्यून सेल्स पे डिपेंडेंट है और इम्यून सेल्स ब्लड के सेल्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस विभाग में ब्लड वाला जो कंपोनेंट है, क्लिनिकल हीमेटोलॉजी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आप यहाँ डेवलप करें। देखिए कैसे जिंदगी में दूसरा टर्न मुझे मिला। मैं इम्यूनोलॉजी से मुझे मिला एक अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू करिए। मैं बहुत यंग थी, मैंने वो चुनौती एक्सेप्ट करी और मैंने वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसे कहते बिल्कुल स्क्रैच से उसकी शुरुआत करी और सक्सेसफुली वो ट्रांसप्लांट टेक ऑफ हुआ 1999 में, जिससे संजय गांधी पीजीआई कंट्री के मैप पे आ गया। वो चौथा सेंटर था कंट्री में जिसने सक्सेसफुली बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा। अब तो 200 सेंटर्स हैं, उस समय 99 में इट वाज द 4th सेंटर एंड आई वाज अ पायनियर इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स एक बारी प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो वो आगे बढ़ता ही गया और फाइनली मुझे यूपी गवर्नमेंट से फंड्स भी मिले एक पूरा नया डिपार्टमेंट क्लिनिकल हीमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बनाने के लिए, जो अब वहाँ पे मैंने एक सेंटर फॉर क्लिनिकल हीमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट संजय गांधी पीजीआई में बनाया है। वहाँ से एक चीज़ से कैसे शुरुआत हुई और कैसे मेरी ज़िंदगी खुली
मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ। वहाँ से जो मैंने सेकंड ट्रांसप्लांट करा, उसमें मुझे कुछ ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशंस थी कि मुझे समझ आने लगा कि जो हम स्टेम सेल्स देते हैं ब्लड बनाने के लिए, जिन्हें हम ब्लड स्टेम सेल्स कहते हैं, उनसे और भी बॉडी के टिश्यूज रीजनरेट कर जाते हैं, जैसे कि मसल्स। तो वहाँ से सेकंड ट्रांसप्लांट की ऑब्जर्वेशन के आधार से मैंने अपना पूरा करियर स्टेम सेल रिसर्च में शुरू करा, और वो भी अब एक वर्ल्ड क्लास स्टेम सेल रिसर्च सेंटर मैंने संजय गांधी पीजीआई में बनाया है, जिसमें जीएमपी लैब्स हैं। सो आई थिंक लाइफ में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जो भगवान दिखाता है, बस उनको पकड़ के आगे बढ़ना होता है। अद्भुत है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी में अवस्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को दुनिया के नक्शे पर लाना, साथ ही साथ कैंसर रोगियों को जीवन दान देने के लिए ढेर सारे उपक्रम करना, स्टेम सेल एक नई विधा जहां स्टेम्स आपकी शरीर की उत्तक मर रहे हो, एक पुनर्जीवित कर देना और एक नया जीवन देना। सचमुच डॉक्टर साहब, आपने तो मन को आह्लादित करने वाला यह जो कुछ भी सुनाया, ये हमारे सुनने वाले ही समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ लखनऊ के लिए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए। ये गर्व करने की बात है कि जहां हम पिछड़े, जहां हम संकुचित, जहां हम हर चीज में सिमट के जी रहे थे, आपने एक आयाम दिया जीने का। डॉक्टर साहब, हमेशा दूसरों के लिए जीना, जीवन की संकल्पना को साकार करना, जिसके लिए कोई नहीं, उसके लिए आप खड़ी रहीं। जिन लोगों को जीवन में कुछ देना है, उनके लिए आप आगे बढ़ के आपने बहुत कुछ दिया, लोगों की संवेदनाओं को समझा। एक डॉक्टर होके मानवीय संवेदना जिस स्तर पे आपने लिया, और यही वजह थी कि आप एक बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर भी रहीं और एक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर के रूप में भी आप स्वयं को स्थापित की हैं। लेकिन एक जीवन से जुड़ा सवाल, आपके लाइफ पार्टनर से, जी वो कहाँ से आए? मेरी शादी बहुत लेट हुई है जी। आई थिंक मैं पढ़ाई में जुटी रही, पहले एमबीबीएस, फिर एमडी, फिर पीएचडी, फिर सेटिंग अप बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, मेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ हीमेटोलॉजी एट संजय गांधी पीजीआई। बट लाइफ अपनी ही टर्न लेता है अगर आपका इरादा अच्छा हो, इंटेंशन प्योर हो। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जो खुद लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। उनके घर मेरे जो हस्बैंड हैं, मैं उनको मिली थी, और बाद में पता चला कि जान के ये ऐसा मौका क्रिएट करा गया था कि वो मिले मुझे वहाँ से जी। तो मेरी शादी लगभग 40 इयर्स पे हुई, और मैं उनको वहीं उनके घर पे मिली थी। उनके जो वाइफ के ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड थे, वो हमारे हस्बैंड थे। उन्होंने भी काफ़ी लेट शादी करी, बिकॉज वो पहले चाह रहे थे कि उनकी सिस्टर की शादी हो। सो हम लोग वहाँ मिले, और पहली मुलाकात में हम लोग को बहुत अच्छा लगा मिलके। ये तो नहीं मालूम था कि किस लिए मिलाया जा रहा है, बट बहुत अच्छी हम लोग की पहली मीटिंग रही, और वो फिर कई मीटिंग्स में बदली, और फिर फाइनली मैरिज हुई 6 महीने बाद। आकाशवाणी स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज चिकित्सक या डॉक्टर अपने मूल प्रकृति के स्वभाव से अलग हो रहा है। लोग व्यावसायिक हो चुके हैं, और व्यवसाय में ऐसा कुछ हो गया है कि वो किसी मरीज को एक क्लिनिकल मटेरियल की तरह देखते हैं कि एक सामान, एक वस्तु है। उनकी संवेदनाएं नहीं कि जो मरीज सामने है वो किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की लाइफ पार्टनर है। लेकिन इन सब से अलग डॉक्टर साहब, आपके बारे में ख्याति है कि आप लोगों के साथ ना सिर्फ घुल मिल जाती हैं, लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं कि लोगों का भला हो, लोगों के लिए कुछ कर सकें। आज जो डॉक्टर बन रहे हैं, ये जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द जिसको कहते हैं इथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, नैतिक और सैद्धांतिक मूल्य, क्या कहते हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? मेडिकल प्रोफेशन एक यूनिक है प्रोफेशन। इसमें आप बहुत हाइट्स अटेन कर सकते हैं, और बहुत इसमें मॉरल मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। बिकॉज जो आप करते हैं किसी के लिए, मरीज के लिए, जो आप अपने प्रोफेशन के दौरान एडवाइस देते हैं
या उसको एक्सपर्टीज देते हैं, उसको कितना आराम मिलता है, कितना उसका पेन कम होता है, कितनी उसकी सफरिंग कम होती है, वो कितनी दुआएं देता है, ये किसी और प्रोफेशन में नहीं है। सो मैं तो बहुत इनकरेज करती हूँ अपने यंग जनरेशन को कि वो मेडिकल प्रोफेशन उठाएं, क्योंकि इस प्रोफेशन में सेटिस्फैक्शन बहुत है। जो आप पेशेंट से दुआएं पाते हैं, ये एक वैसा प्रोफेशन है जो रिसर्च में फ्रंटलाइन में है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में फ्रंटलाइन है, कंबाइंड विद अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। आई थिंक ये ऐसा प्रोफेशन कोई और प्रोफेशन नहीं है। कुछ हद तक मैं कहूँगी टीचिंग में यही होता है कि आपको अपने को देना होता है, और काफ़ी हद तक मैं मेडिकल प्रोफेशन को आर्म फोर्सेस से कंपेयर करती हूँ, जहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी को दावे में रख के अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे तो आप जो भी मरीज़ के लिए करते हैं वो तुरंत आपको दुआएं देता है, आपके लिए इतनी अच्छी सम्मान और अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स करता है कि वो किसी और चीज़ से आप उसका नाप तोल नहीं कर सकते हैं। सचमुच जीवन को जीने की संकल्पना लेके जब एक मरीज और उसका परिवार आपके सामने आता है और आप उसके सपनों को टूटने नहीं देती हैं, यही है आपकी लोकप्रियता का कारण, और यही है डॉक्टर सोनिया नित्यानंद सारे डॉक्टर्स से एक अलग इमेज, एक अलग छवि जो आज हमारे लिए अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित है। कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिन्होंने जीवन को सहज होकर जिया और लोगों की मदद में हमेशा तत्पर रहीं। हमारे साथ अगले सवाल के साथ। डॉक्टर साहब, आप मरीजों को समझा लेती होंगी और वो उम्मीद जगा लेते हैं। आप घर परिवार में भी लोगों को समझा लेती होंगी, वो सब मान जाते होंगे। लेकिन जहाँ इतने बड़े बड़े मेडिकल साइंस के प्रोफेसर, जहाँ इतने लोग जिनको अपने पर गर्व अनुभूति करने वाले, जो डॉक्टर भी हैं और विद्वान भी हैं और अहंकार भी है, साथ ही साथ कुछ ऐसे बिगड़ैल लोग जो आपके सपोर्ट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां पैदा करते रहते होंगे। एक डॉक्टर को कुलपति के रूप में कितने चैलेंजेस, कितनी चुनौतियां मिली होंगी, हम समझ सकते हैं। कहते हैं कि विद्वान को तो समझा लोगे, लेकिन जो विद्वान अहंकारी हो जाए उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हित लाभ के लिए लगे रहते हैं। कैसे इनको आप समझा पाती हैं? कैसे नेतृत्व में आप इन्हें समेट के आपको चलना पड़ता होगा? इन चुनौतियों के लिए क्या कुछ करती हैं आप? पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं एक प्योर, जिसे कहते हैं ना, क्लिनिकल डॉक्टर, क्लिनिकल साइंटिस्ट, कैसे हमने ये कुलपति, या इससे पहले मैं डायरेक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की थी, कैसे इस पद पे आई हूँ मैंने एक विभाग बनाया, एक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बनाया, एक स्टेम सेल रिसर्च सेंटर बनाया। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पीजीआई में, बल्कि रिक्वेस्ट करा गया था। उस समय कुछ प्रॉब्लम्स थी संस्थान में, एंड दे वांटेड वन सीनियर फैकल्टी टू बिकम द एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार। तो वहाँ पे उस समय डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार बनने की। जब मैं बनी तो मुझे समझ आया कि मैं एक्चुअली उस पोस्ट पे पूरे संस्थान के हित में काम कर सकती हूँ। और ये वो संस्थानें हैं जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जो भी करते हैं वो एक्चुअली मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए होता है। तो मैं एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार बन के ये एहसास करा, और फिर जब वहाँ नए निदेशक आए, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनने के लिए, तो मैंने एक्सेप्ट करा, और तब मैं पूरे हॉस्पिटल के हित में बहुत काम कर सकी। फाइनली फिर मुझे निदेशक बनाया गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। तो कितने विभागों के लिए मैं काम कर सकी, उनको बढ़ाने में, उनको बनाने में, उनको आगे ले जाने में, और अल्टीमेटली फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है और पेशेंट्स को होता है। और यही उससे भी ज़्यादा मुझे महसूस हुआ है एज वाइस चांसलर किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो मेरा आल्मा मैटर है। आज मैं जो हूँ वहीं से बनी हूँ, क्योंकि मैंने अपना MBBS MDA करा है, और वहाँ पे उस पोजीशन पे बैठ के कोशिश रहती है पूरे संस्थान को आगे बढ़ाना। एक विभाग बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, एक स्टेम सेल सेंटर बनाया, बट अब भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि कितने विभागों को
ऑलमोस्ट एवरी स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और आगे बढ़ा सकती हूँ, और अल्टीमेटली उससे हमारा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स निकलता है जो पूरे कंट्री में जाके सेटअप करेगा डिफरेंट फैसिलिटीज़, और पेशेंट्स का कितना हित होता है। इसमें चुनौतियाँ जरूर आती हैं। देखिए, आदमी बहुत जल्दी परसीव कर लेता है कि हमें दूसरों को देना है, दूसरों के हित में काम करना है, स्वार्थ से काम नहीं करना है, संस्थान को आगे बढ़ाना है। तो आप ये जानिए कि अल्टीमेटली लोग ये चीज़ समझते हैं और फिर जुड़ के ही काम करते हैं। यानी आपको बहुत सारे प्रतिरोध या विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। जी, आप अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए, अपने संकाय के सारे सदस्यों के लिए, या यूँ कहें कि जन सामान्य को एक सुख सुविधा मिले, जीने का सहारा मिले, एक उनको अच्छा वातावरण मिले, तो एक प्रशासक के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर हमेशा अपने आप को प्रतिबद्ध रखती हैं इस पूरी व्यवस्था से। मेरे लिए जो यूनिवर्सिटी है उसका एक एक सदस्य, चाहे वो टीचिंग पोस्ट पे हो चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट पे हो, उसकी वेलबीइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में एक टीम काम करती है और हर जना जो काम करता है उसका एक अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, और हर जना ही पेशेंट्स के हित में काम कर रहा है। तो सबको साथ लेके काम करना बहुत ज़रूरी है और उनके हित के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे संदेश दिए, बहुत सारी बातें हमने की। चलते चलते एक बात, ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये घर बार, इस जीवन यात्रा में बहुत कुछ मिले, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। जीवन के मूल्यों के प्रति आप सजग करने के लिए आम सुनने वालों तक क्या कुछ कहना चाहती हैं? कैसे वो अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और उनके हितों की रक्षा करें? हम किस किस से उम्मीदें जोड़ें, किससे उम्मीदें तोड़ें? ये जीवन जीने की संकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं हम सभी? एक संदेश आम सुनने वालों के लिए। मेरा तो ये संदेश होगा कि ज़िंदगी एक टोटल ऑनेस्टी में बितानी चाहिए सबसे पहले। दूसरा है कि आपको अपने अलावा अपने परिवार की, फिर समाज की, फिर देश हित में सोचना चाहिए और लक्ष्य बनाना चाहिए। उसी में आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। क्या कोई भी प्रोफेशन लीजिए, बट अपने अलावा अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश के लिए काम करना चाहिए। आप जाएंगे एक दिन, पर लोग आपको आपके कर्म से याद रखेगा। और तीसरी चीज़ है, अगर आप हमसे हेल्थ के बारे में कहेंगे तो मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो है प्रिवेंटिव मेडिसिन। अपने हेल्थ को बिगड़ने ही क्यों दें? जैसे कि हम जानते हैं स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं। क्यों स्मोकिंग करें? क्यों मेटाबॉलिक डिजीजेस होने चाहिए अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं? क्यों ना हम अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाएं? सर्वाइकल कैंसर विमेन में सेकेंड मोस्ट कैंसर होता है, वो प्रिवेंटेबल है बाय HPV वैक्सीन। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर चेकअप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर्स, मेटाबॉलिक डिजीजेस, सो ये सारा प्रिवेंटिव मेडिसिन के एम्बिट में आता है। हम बीमारी होने क्यों दें जब हमें मालूम है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ये 3 मेरे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। आपकी लाइफ एक ऑनेस्टी के प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। आपकी लाइफ में आपके अलावा, जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा हिस्सा है पूरी दुनिया में, आपको कंट्रीब्यूट करके जाना है और आपको अपनी हेल्थ थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स देखनी है। डॉक्टर साहब, आपका जीवन हमेशा गतिमान रहा, चलती रही, बहती रही नदियों के समान। और ये सच है कि आपने जो संदेश दिया कि एक ईमानदार, एक सच्चा व्यक्ति ही अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के लिए जीता है। और प्रवाह में जीवन का एक तत्व ये होता है कि वहाँ कहीं किसी तट पे रुकता नहीं, कहीं कुछ पकड़ के बैठता नहीं, वो प्रवाह में होता है। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, आपने बहुत अच्छे संदेश दिए और बहुत कीमती समय आपने आकाशवाणी परिवार के साथ बिताया। इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं आपके प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया
बोलने के लिए। धन्यवाद।